आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 वॉलपूल बुक का 9th एडिशन है, जिसके अंदर चैप्टर 10 है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसके अंदर हम दो टाइप देखेंगे यहाँ पे, जेड टेस्ट की और एक टी टेस्ट की। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज एन असर्शन, किसी ने कोई क्लेम दी हो और कंजक्शन उसको अपोज किया हो कंसर्निंग वन और मोर पॉपुलेशन मीन, कि हम कोई इसमें क्वेश्चन है, जैसे हम किसी ने कोई क्लेम दी या फिर उसका आंसर आ जाएगा कि वो क्लेम जो है एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। सही है। तो जो क्लेम आती है वो हमारे पास होती है नल हाइपोथेसिस। तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, आ हाइपोथेसिस इज सेड टू बी नल हाइपोथेसिस इफ इट कैन बी डिफाइंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन इक्वालिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय एच नॉट, और इसकी इक्वालिटी की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन नज़र आएगा। सही है। तो एच नॉट से इसको डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास कोई वैल्यू होती है म्यू नॉट, और तो इसमें हम जो है ना इक्वालिटी की फॉर्म में देते हैं, और ये इसके लिखने की तरीका है। सही है। इसमें से कोई एक होगा तो या तो इक्वल टू हो जाएगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। सही है। और फिर इसका अपोजिट जो क्लेम होती है वो हमारे पास होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की क्या डेफिनेशन है, द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो उसकी अपोजिट हमें पेश करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस लीड्स टू द एक्सेप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इट इज़ नोटेड बाय एच ए। सही है। तो सबस्क्रिप्ट में इसमें ए आ जाता है, और ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी नज़र नहीं आएगी। तो ये म्यू नॉट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी कोई, और इसके लिखने का तरीका ये है। अच्छा, वन टेल और टू टेल टेस्ट होते हैं, ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताता है। सही है। तो इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इफ़ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिकम ओनली वन साइड, देन दीज सेट दूस टेस्ट सेड टू बी एन वन टेल टेस्ट। और अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू साइड होगा, तो देन दूस टेस्ट सेड टू बी टू टेल टेस्ट। अगर हमारे पास जैसे ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्म में होगी, तो ग्रेटर देन में हमारे पास ये दो है हमारे पास हाइपोथेसिस। तो ग्रेटर देन में हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन बनता है, ये जो हमारे पास कलर्ड रीजन है, इसको कहते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जहाँ पे एच नॉट हमारे पास रिजेक्ट हो जाता है। सही है। और ये जो अनकलर्ड रीजन है, अनशेडेड रीजन है, वो हमारे पास ए आर है, ए आर एक्सेप्टेड रीजन। सही है। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट राइट जो है ना वो शेडेड रीजन होता है, और लेस देन म्यू नॉट वाले में हमारे पास लेफ्ट, मोस्ट लेफ्ट हमारे पास शेडेड रीजन होता है। सही है। और ये माइनस जेड अल्फ़ा और ये प्लस जेड अल्फ़ा के बाद रीजन आता है, और इसमें भी ये शेडेड रीजन सी आर क्रिटिकल रीजन और अनशेडेड रीजन एक्सेप्टेंट रीजन। अच्छा, जब हमारे पास नॉट इक्वल टू होगा, तो ये हमारे पास टू टेल टेस्ट बनता है, तो उसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों जो है शेडेड होंगे, मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट। तो यहाँ पे माइनस जेड अल्फ़ा बाई टू और प्लस जेड अल्फ़ा बाई टू के आगे वाला रीजन हमारे पास शेडेड रीजन होगा या क्रिटिकल रीजन होगा, जहाँ पे एच नॉट रिजेक्ट होगा। तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या है, सी आर, अ रीजन इन विच एच नॉट डेट इज नल हाइपोथेसिस आर गोइंग टू बी रिजेक्टेड। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आएगी शेडेड रीजन में, तो एच नॉट हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसका मतलब एच ए एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एच ए एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो रीजन है जिसके अंदर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। सही है। और एक्सेप्टेड रीजन क्या है, जिसके अंदर एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। सही है। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड रीजन या ए आर। सही है। तो टेस्ट वन की अगर हम बात करें, तो टेस्ट वन हमारे पास क्या है, टेस्ट वन कंसर्निंग सिंगल पॉपुलेशन भी हमारे पास कोई डेटा सेट होता है बहुत सारे लोगों का। सही है। उसके अंदर से हम सैम्पल स्पेस पिक करते हैं, तो जिसमें से हम सैम्पल पिक करते हैं, सही है, वो जो हमारे पास डेटा कहलाता है, वो कहलाता है पॉपुलेशन। सही है। तो उस पॉपुलेशन डेटा का हमारे पास जो मीन होता है, उसको कहते हैं म्यू नॉट। सही है। तो टेस्ट कंसर्निंग सिंगल पॉपुलेशन मीन, और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा नोन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, तो टेस्ट वन को करने के कुछ 6 स्टेप हैं। सही है। तो वो हमें यहाँ पे मेंशन है कि सबसे पहले क्या होता है, हमें क्वेश्चन में गिवन दिया जाता है, जो हमारे पास क्या होता है, एच नॉट नल हाइपोथेसिस। सही है।
और उसकी अपोजिट क्या होगा हमारे पास, कोई एक आ जाएगा, या तो म्यू लेस देन म्यू नॉट और म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा हमारे पास, सही है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है हमारे पास थर्ड पार्ट में, सही है। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये तीन हमें डायरेक्ट डेटा से ही जब हम लिख रहे होते हैं गिवन डेटा, तो ही हमारे पास 3 स्टेप मुकम्मल हो जाते हैं। फिर चौथे स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक करते हैं, सही है, जिसके अंदर हमारे पास z की वैल्यू निकलती है टेस्ट 1 में, सही है। तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला सिंपल सा हमारे पास है कि x बार माइनस का म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n, सही है। और यहाँ पे सैम्पल्स के बारे में बताया गया है कि म्यू नॉट हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन मीन है, सही है। और x बार हमारे पास जो सैम्पल हमने पिक किया था उसका मीन है। और सिग्मा हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन। और n हमारे पास क्या होता है, सैम्पल साइज होता है, सही है। और 5वें स्टेप में हम क्या करते हैं, 5वें स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं, सही। क्रिटिकल रीजन बनाएंगे हम, तो क्रिटिकल रीजन हम किसको देख के बताते हैं, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के बताते हैं। तो अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू म्यू नॉट होगा, तो हमने देखा था वो टू टेस्ट हो जाता है, तो उसके मोस्ट लेफ्ट और मोस्ट राइट हमारे पास शेडेड रीजन बनते हैं या क्रिटिकल रीजन बनते हैं, सही है। और अगर ग्रेटर देन होगा तो मोस्ट राइट वाला शेडेड बनेगा, ये क्रिटिकल रीजन बनेगा। और अगर लेस देन म्यू नॉट होगा तो हमारे पास मोस्ट लेफ्ट वाला शेडेड रीजन बनेगा, सही है। ये हमने पीछे ही देखे, सही है। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको देख के डिसीजन लेते हैं, किसको देख के, हमारे पास जो फोर्थ स्टेप में हमने निकाला, फोर्थ स्टेप में जो हमने टेस्ट स्टैटिकल की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू, सही है। तो वो z की वैल्यू हम इस पर फॉल कराते हैं, सही है। तो इफ़ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, अगर क्रिटिकल रीजन में गिरा ना, हमने डेफिनेशन देखी अभी। अदरवाइज एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं अगर क्रिटिकल रीजन में गिरा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्टेड रीजन में गिरा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, सही है। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो सही समझ में आएगा। तो मेरे पास ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 38 पे, एग्जाम्पल 10.3, सही है। तो ये वॉलपुल भी बुक है। तो उसमें क्या बोला है, रैंडम सैंपल ऑफ 100 रिकॉर्डेड डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमें क्या मिल गया, सैंपल साइज मिल गया 100 एंड, सही है। फिर क्या करा है, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर शोड एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 71.8। अच्छा, ये हमें क्या बताया, सैम्पल स्पेस के बारे में बताया। तो हमारे पास जो इसके साथ सैम्पल स्पेस के बाद जो वैल्यू बताइए मीन, तो वो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास सैम्पल का ही मीन हो जाएगा, या एक्स बार कह देंगे हम, सही है। फिर उसके बाद क्या बोला है, अज्यूमिंग अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8.9 ईयर। तो यहाँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी 8.9 ईयर्स। फिर उसके बाद क्या बोला है हमें, डज दिस सीम्स टू इंडिकेट, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मतलब अल्टरनेटिव जुमले आ गए कि डज दिस सीम्स टू इंडिकेट द मीन लाइफ स्पेन टुडे इज़ ग्रेटर देन 70 ईयर्स। तो यहाँ हमें उसने जो है ग्रेटर देन 70 ईयर्स बोल दिया, तो इनइक्वालिटी की फॉर्म में दे दिया, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा, सही है। दिस इज बिकम एच ए, और एच ए क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सही है। और लाइफ स्पैन टू जे ग्रेटर देन 70 है, यूज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी यहाँ पे हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा गिवन दे दिया, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ दे दी हमें, सैम्पल साइज़ दे दिया, सैम्पल मीन दे दिया, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिया, सही है। और इक्वालिटी की फॉर्म में एच नॉट हो जाएगा, तो सोल्यूशन डाल के हमने लिख लिया। नल हाइपोथेसिस सबसे पहले स्टेप में, तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हो गया, म्यू इक्वल टू 70 ईयर्स, सही। और अल्टरनेटिव हमें गिवन दिया था कि ग्रेटर देन 70 ईयर्स। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 आ गया हमारे पास, सही है। अब हमें क्या निकालना है, टेस्ट स्टेटिस्टिक निकालना है, तो हमने उसका फॉर्मूला मेंशन किया। सारा डेटा हमें गिवन दिया है, तो हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आ गई वो आ गई 2.022, सही। फिर उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या है, हमारे पास हमने क्रिटिकल रीजन बनाने होते हैं, सही। तो क्रिटिकल रीजन किसको देख के बनते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो हमने देख लिया ग्रेटर देन म्यू नॉट बोला है, तो हमारे पास क्या बनेगा, राइट मोस्ट राइट हमारे पास वन टेल ग्राफ बनेगा, और मोस्ट राइट हमारे पास शेडेड रीजन होगा, सही है। और हमें यहाँ पे पहले जेड अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए होगी, तो जेड अल्फ़ा यानी जेड 0.05। तो हम टेबल में जाएंगे, जेड टेबल बुक के लास्ट में गिवन दिए गए।
तो ये आ गया हमारे पास Z टेबल। अच्छा, Z टेबल में हमें क्या निकालना है, Z 0.05, सही है। हम यहाँ पे इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने चैप्टर 6 में डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में देखा था कि Z टेबल से हम Z की वैल्यू देख के हम यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्स करेंगे, वैल्यू देख के ये Z की वैल्यू निकालेंगे हम, सही है। तो यहाँ पे हमें 0.05 कहाँ नज़र आ रहा है, तो 0.05 हमें मिल रहा है 0.05 0.0495 और 0.0505, सही है। तो ये दो हमारे पास वैल्यू दिख गई, सही है। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास कैसे होती है, ये हमारे पास माइनस का 1.6 और फिर उसके बाद ये नंबर ऐड हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास वो Z की किस वैल्यू पे, 1.64, सही है। 1.64 पे ये हमारे पास वैल्यू है 0.0505 और 1.65 पे ये इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो 1.65 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.0495, सही है। तो ये दो वैल्यू हमने ले ली, यहाँ से पिक कर ली। हमें क्या चाहिए, 0.05 पे चाहिए, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटरपोलेशन का मेथड यूज़ करेंगे, सही है। तो मैंने यहाँ पे Z टेबल की वैल्यूज़ उतार ली कि Z माइनस का 1.64 पे 0.0505 है और ये मुझे वैल्यू चाहिए, सही है। तो 0.05 पे और माइनस का 1.65 पे 0.0495 है, तो सही है। तो मैंने इंटरपोलेशन की, सही है, इस वैल्यू को इससे और फिर इस वैल्यू को इससे, सही है। तो Z 0.05 माइनस 1.64। अच्छा, ये माइनस का साइन हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे होते हैं, सही है। तो ये हटा दें, माइनस 1.65 फिर डिवाइड में 1.65 माइनस का 1.64, सही है। और फिर इक्वल टू के बाद उनकी वैल्यू, मतलब पहले 0.05 माइनस 0.0505 और फिर 0.0495 माइनस का 0.0505। तो यहाँ पे Z की जो वैल्यू आ गई मेरे पास आ गई 1.645 आ गई, सही है, इंटरपोलेशन के बाद। तो मैंने यहाँ पे क्रिटिकल रीजन ड्रॉ कर दिया अपना। इसके बाद तो राइट रीजन बनेगा मेरे पास क्रिटिकल रीजन, तो 1.645 के बाद मेरे पास जो रीजन बन गया वो बन गया CR क्रिटिकल रीजन, और ये अनशेडेड रीजन क्या होगा मेरे पास, एक्सेप्टेड रीजन हो जाएगा, सही। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक में जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2.022। अब ये 2.022 कहाँ पे फॉल करेगी, तो ये मेरे पास फॉल करी है 1.645 के आगे, यानी क्रिटिकल रीजन में गिर रही है, सही है। तो ये वैल्यू मेरे पास क्रिटिकल रीजन में गिर रही है। तो हमने देखा था डिसीजन वाले स्टेप में कि अगर क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल करेगी तो हमारे पास क्या होगा, H0 रिजेक्ट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे डिसीजन लिख देंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉल इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0, सही है, और एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या एक ही बात लिख दें, सही है, या तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए या अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाए, सही है। एंड कंक्लूड दैट द मीन लाइफ स्पैन, ये जुमला जो है हम सिंपली क्वेश्चन से देख के लिख देते हैं, सही है। तो कंक्लूड दैट द मीन लाइफ स्पैन टुडे इज़ ग्रेटर देन 70 ईयर्स, सही है। तो जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन 70 ईयर्स वाला, सही है। तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गया और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो लास्ट में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यही पता चल जाता है कि क्या चीज़ जो है हमारे पास एक्सेप्ट हो रही है और क्या रिजेक्ट हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम टेस्ट 2 में देखें, ये करने का तरीका हमारे पास टेस्ट 2 का क्या है हमारे पास, कि टेस्ट ऑफ सिंगल पॉपुलेशन मीन, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अननोन होगी, सही है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास नोन थी टेस्ट 1 के अंदर, सही। तो और ये हमारे पास कब लगता है, जब सैम्पल साइज़ लेस देन 30 हो, सही है। तो लेस देन 30 के सैम्पल साइज़ वो हम देखेंगे क्यों, यहाँ पे हम T की वैल्यू निकालते हैं, सही है। तो वो जो टेबल है हमारे पास वो लेस देन 30 पे हमें सीधा सीधा दिखता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो हम यहाँ पे ग्राफ से वैल्यू निकालेंगे T की, हम देखेंगे क्या है। तो उसके सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं। स्टेप 3 तो तकरीबन वही है कि पहले हम नल हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि इनइक्वालिटी की फॉर्म में होता है, सही है। और फिर थर्ड क्या है हमारे पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट यानी अल्फ़ा। फिर चौथे स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो ही फार्मूला है तकरीबन, लेकिन यहाँ पे बस ये जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आ गया हमारे पास। पहले हमारे पास यहाँ पे सिग्मा था, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एस, तो यहाँ पे एस हमारे पास क्या है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। फिर हमारे पास वो क्रिटिकल रीजन ही हम किसको देख के बनाते हैं, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के बनाते हैं। अगर नॉट इक्वल टू होगा तो टू टेल बनेगा, और यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 के साथ एक और चीज़ आ जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम,
सही है, n-1, n क्या है यहाँ पे, सैम्पल ऑफ साइज़, सही है, सैम्पल साइज़ है हमारे पास, और ये लेस देन, क्योंकि हमारे पास अगर नॉट इक्वल टू होगा तो टू टेल बनेगा, तो एक लिमिट ये बता दी, लेफ्ट वाली और राइट वाली लिमिट ये बता दी, सही है, और n-1 यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, ये टू टेल का ग्राफ बना के दिखा दिया, सही है, बस यहाँ पे z की जगह t आ जाएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक इजाफा है, सही है, ये बस ग्राफ से देखने का है, अभी हम वो भी देखना चेक करेंगे, सही है। और फिर दूसरा हमारे पास क्या था, राइट टेल, सही है, जिसमें हमारा ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाता है, सही है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और फिर हमारे पास लेस देन मतलब लेफ्ट मोस्ट क्रिटिकल रीजन वाला ग्राफ है, सही है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, डिसीजन, सही है, डिसीजन सेम ही होगा, अगर क्रिटिकल रीजन में वैल्यू फॉल कर गई टेस्ट स्टैटिस्टिक की तो हमारे पास एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, सही है। तो इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 10.5 पेज नंबर 340 पे है, सही है। तो इसके अंदर क्या बोला है, द एडिसन इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट हैज़ पब्लिश figures on the number of kilowatt hour used annually by various home appliances. It is claimed that a vacuum cleaner uses an average of 46 kilowatt hours per year. तो ये हमारे पास क्या दे दिया, म्यू नॉट हो गया, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट नल हाइपोथेसिस दे दिया, क्योंकि इक्वालिटी की फॉर्म में दे दिया, सही है। इफ़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 12 होम्स, तो हमारे पास n लेस देन 30 भी हो गया, तो उसका मतलब टेस्ट 2 लग रहा है हमारे पास, सही है। इफ़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 12 homes include in a plan study indicates that vacuum cleaner use an average of 42 किलोवाट आवर, सही है। तो यह हमारे पास जो दिया सैम्पल स्पेस दिया, तो उसके बाद हमें क्या दे दिया, सैम्पल मीन दे दिया, सही है। तो x बार 42 किलोवाट आवर आ गया हमारे पास पर ईयर विद स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सैम्पल स्पेस की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 11.9 किलोवाट आवर, सही है। डज दिस सजेस्ट एट 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हमारे पास अल्फा आ गया, सही है। वैक्यूम क्लीनर यूजेस ऑन एवरेज लेस देन 46 किलोवाट आवर एनुअली, सही है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डेट वैक्यूम क्लीनर यूजेस ऑन एवरेज, हमारे पास ये अल्टरनेटिव जुमला है, सही है। तो ये क्या है, लेस देन 46 किलोवाट आवर एनुअली, तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिया, सही है। तो ये क्वेश्चन मार्क करके जो दिया लेस देन 46, तो इनइक्वालिटी की फॉर्म में दे दिया, तो लेस देन 46 हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सही है। एज्यूम द पॉपुलेशन ऑफ किलोवाट आवर टू बी नॉर्मल, सही है। तो हमारे पास सबसे पहले 3 स्टेप हम देखेंगे, हमारे पास सबसे पहले नल हाइपोथेसिस दे दिया, नल हाइपोथेसिस हमें दे दिया कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 46 किलोवाट आवर, सही, सॉरी ये 46 हो जाएगा हमारे पास, सही है। और फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन 46 किलोवाट आवर, और थर्ड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब चौथा स्टेप हमारे पास थोड़ा डिफरेंट होगा, सही है, टेस्ट 1 से, कि हमें जो टी मालूम करना है, वहाँ पे z मालूम करना था, यहाँ पे भी खैर स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन ये सैम्पल स्पेस की, सही है। तो हमने वैल्यू पुट करी है इस फॉर्मूले में, यहाँ से हमारे पास टी आ गया माइनस का 1.1644, सही है। और फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या होगा, क्रिटिकल रीजन का। अच्छा, अब हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है लेस देन म्यू नॉट, तो इसका मतलब हमारे पास मोस्ट लेफ्ट बनेगा, वन टेल टेस्ट होगा, मोस्ट लेफ्ट रीजन क्रिटिकल रीजन बनेगा, सही है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए होगी, टी की वैल्यू चाहिए होगी, सही है। तो यहाँ पे टी लेस देन माइनस का टी अल्फा n-1 तो हमें पता चल गया 11 और अल्फा 0.05, सही है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम टेबल में जाएंगे, टी टेबल हमारे पास वही लास्ट में गिवन दिया है, सही। तो ये मेरे पास आ गया A4 टेबल, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास n की वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमारे पास आ रही थी 11, सही है। और हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 पे चाहिए, तो 0.05 और 11 पे, सही है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 अल्फ़ा पे 1.796, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 1.796, तो यहाँ से मेरे पास आ गई 1.796, सही है। तो ये मेरे पास क्रिटिकल रीजन बन जाएगा, इसके लेफ़्ट साइड वाला पूरा, सही है। तो ये मेरे पास आ गया क्रिटिकल रीजन CR, और बाकी जो अनशेडेड रीजन है वो होगा एक्सेप्टेंस रीजन, सही। अब इसमें हम देखेंगे फॉल कर रही है वैल्यू हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक की या नहीं, तो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू 1.1 है नेगेटिव की, तो 1.1 माइनस का 1.7 से ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास इधर आएगी एक्सेप्टेंस रीजन पे। इसका मतलब एक्सेप्टेंस रीजन का मतलब क्या है, अगर टेस्ट
टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में गिन रही है तो इसका मतलब H नॉट हमारे पे एक्सेप्ट हो जाएगा। सही है, तो हम डिसीजन लिखेंगे हमारे सिक्स स्टेप लास्ट स्टेप में, सिंस द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स fall in acceptance region, so we accept H naught and conclude that a vacuum cleaner usage on average is equal to 46 किलोवाट आवर पर ईयर। सही है, तो इक्वालिटी की फॉर्म में था हमारे पास नल हाइपोथेसिस जो कि एक्सेप्ट हो गया क्योंकि टेस्टिस्टिक की वैल्यू हमारे पास क्रिटिकल रीजन में नहीं गिरी, एक्सेप्टेंस रीजन में आई है। सही है, तो H नॉट एक्सेप्ट हो गया और H रिजेक्ट हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास मुकम्मल हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।